तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये ध्यान उस लड़की को देखकर कहता है, येयू तुम यहाँ पर क्यों? और वो काले बालों वाली लड़की ये ध्यान की इस बात को समझ नहीं पाती और फिर तभी ये ध्यान अपने आप को समझाता कहता है, नहीं नहीं नहीं, आखिर येयू यहाँ पर कैसे हो सकती है? और फिर से उस लड़की की तरफ घूरता कहता है, ये लड़की तो सच में बहुत बड़ी जीनियस है। और ये ध्यान ये इसीलिए कह रहा था क्योंकि वो उसका टैलेंट और एबिलिटीज स्टेटस विंडो से चेक कर रहा था और उस लड़की का नाम था यूलिंग और उसका कल्टीवेशन लेवल हाई टायर का था और स्पोर्ट टैलेंट मिड टायर का और साथ ही साथ स्पीड टैलेंट लो टायर का। यानी वो लड़की सच में बहुत ही बड़ी जीनियस थी। और ये ध्यान को उसका ख्यालों से जगाते उस लड़की की चेली वो ब्लोंड लड़की ये ध्यान को चिल्लाते हुए कहती है, ओए तुम सिस्टर कैसे कह रहे हो? पर इससे पहले वो और बदतमीजी से बातें करती यूलिंग उसे चुप करवाती है और उसके कानों में उसे कुछ बातें कहती है और अपनी लेडी की बातों को समझकर उस ब्लोंडे का बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और वो अपने बिहेवियर के लिए ये ध्यान से माफी मांगती हुई कहती है, वो मुझे मेरे बिहेवियर के लिए माफ करिएगा, माई लेडी ने मुझे समझा दिया है। और ये ध्यान यूलिंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है, आखिर ये सब माई लेडी क्यों कह रही है? और तभी वो ब्लोंड बालों वाली लड़की ये ध्यान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है, ये कहते हुए कि आप पक्का मार्शल पावलियन पे सामान बेचने आए हैं ना? चिंता मत कीजिए, मेरी लेडी वहाँ की मैनेजर है और मेरी गलतियों का भुगतान करने के लिए हम आपके सामान का डबल प्राइस देंगे। और ये कहकर वो ये ध्यान को अपने साथ ले आती है और ये ध्यान वहाँ पर आकर उस जगह पे इधर उधर लगे सामानों को घूर रहा होता है क्योंकि वहाँ पर लड़ाइयों के लिए काफी अच्छा अच्छा सामान था। और साथ ही साथ वो मार्शल मार्केट प्लेस की सबसे बड़ी शॉप थी और ये ध्यान के लिए एक लड़की चाय लाकर रख देती है और दूसरी जगह पर वो ब्लोंड लड़की ये ध्यान के सभी सामान का प्राइस गिन रही होती है और ये ध्यान का सामान कुछ 2.5 लाख रुपए का बनता है। और क्योंकि उस लड़की ने वादा किया था डबल प्राइस देने का, वो टोटल उसके 5 लाख रुपए देने को तैयार हो जाती है। और ये ध्यान तो ये सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था और ये ध्यान उस सामान को उसे बेचने के लिए मान भी जाता है और वो लड़की ये ध्यान का कैश उसे दे रही होती है जो कि कार्ड पेमेंट में था। और ये ध्यान तो आगे ही उतने पैसों को देखकर बहुत ही खुश था कि वो लड़की ये ध्यान को एक और ऑफर देती है, मेरी ओर से माफी के तौर पर मेरी लेडी ने मुझे कहा है अगर आप कोई भी चीज खरीदोगे तो वो आपको 50% ऑफ में मिलेगी। और ये ध्यान इस अपॉर्चुनिटी से पीछे थोड़ी ना हटता और वो उस आइटम की बुक्स में से अपनी लेने वाली आइटम्स को चूज करने लगता है और फिर वो उनमें से कुछ आइटम चूज कर उस लड़की को बता देता है और फिर एक एक कर वो लड़की उन सभी आइटम्स को ले आती है और ये ध्यान के सामने रखकर उसे उन आइटम्स का प्राइस बताती है और 50% डिस्काउंट को लगाकर भी ये ध्यान को 8.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं थी क्योंकि ये ध्यान के पास वो 12 लाख रुपए वाला असासिन से लिया गया गोल्ड कार्ड था और फिर वो अपनी पेमेंट को कटा लेता है और अपने बैग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते हुए ये ध्यान एक बात से क्यूरियस था, मैं तो बस एक गरीब बंदा हूँ, आखिर इन्होंने मुझ में देखा क्या इन्हें सच में मुझसे कुछ नहीं चाहिए? चलो जो भी है अभी पता चल जाएगा। और ये ध्यान बाहर के गेट को खोलकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि वो ब्लोंड लड़की ये ध्यान के पीछे से उसे आवाज लगाती कहती है, प्लीज वेट कीजिए। और ये ध्यान वहीं रुक जाता है क्योंकि उसे पता था कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। और फिर ये ध्यान पीछे मुड़कर उससे कहता है, अब क्या चाहिए? और फिर वो लड़की ये ध्यान को बताती है कि उसकी लेडी यानी इस मार्शल पावलियन की मैनेजर ये ध्यान से मिलना चाहती थी और ये ध्यान उसे उसका रास्ता दिखाने को कहता है। और फिर जब ये ध्यान वहाँ पर आ जाता है वो अपने सामने देखता है बिल्कुल येयू जैसी दिख रही लड़की को जो कि आराम से चाय पी रही थी। और ये ध्यान तो उसे देख अभी भी ये सोच रहा होता है आखिर ये इतनी सेम कैसे दिख सकती है। और फिर यूलिंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती कहती है, मैं मोहाबे से यूलिंग हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। और जब ये ध्यान उसका हैंडशेक एक्सेप्ट करता है वो साथ ही साथ उसके टैलेंट को भी कॉपी कर लेता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता कहता है, मैं ये ध्यान हूँ लेनाबे से। और फिर वहाँ पर ये ध्यान को बिठाने के बाद वो ये ध्यान को चाय सर्व करते हुए बताते हैं, जो भी इस मार्शल पावलियन के सेकंड फ्लोर पे आता है वो एक वैल्यूड गेस्ट होता है, यानी कि जैसे ये ध्यान आया था। पर ये ध्यान इस बात को ना समझता हुआ कहता है, मैं ये ध्यान नॉर्मल सा बंदा, फैमिली मेरी कोई खास बड़ी नहीं और ना मैं कुछ ज्यादा अमीर हूँ, तो आखिर मैं इतना कर वैल्यूड कैसे हो गया? और ये ध्यान की इस बात को मानती हुई यूलिंग ये ध्यान को बताती है, तुम सही हो लेकिन तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कॉमन बर्थ में है और तुम्हारी यूनिकनेस में। और ये ध्यान उसकी शक्ल को देख ये सोच रहा होता है, ये दिखती येयू जैसी है लेकिन इसकी बातें कितनी अलग है। और फिर ये ध्यान को चाय देने के बाद वो साफ साफ अपनी बात पे आती है और उसके सामने एक क्रॉस का निशान करती हुई कहती है, मेरा पर्पस तुम्हें इस इन्विटेशन में बुलाने का क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम हमारी मार्शल पाविलियन ज्वाइन करो। और यूलिंग के साफ साफ बात को सुनने के बाद ये ध्यान को एक बार छलावा तक लगता है कि ये उसे येयू कह रही है, भैया मार्शल पाविलियन ज्वाइन करो। और ये ध्यान अपने ख्यालों को टालता अपने आप को मनाता है और यूलिंग को कहता है, मोहा बेस एक बड़ा बेस है तो पक्का वो काफी शक्तिशाली बेस है और मैं जानता हूँ कि वहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदे होंगे और साथ ही साथ मैं तो एक नोविस मार्शल वॉरियर हूँ, फिर भी तुम मुझे क्यों इन्वाइट कर रही हो? और फिर यूलिंग इस बात को बताती कहती है, शक्तिशाली बेस शक्तिशाली इसीलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास बहुत ही टैलेंट होते हैं, बल्कि वो शक्तिशाली इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड लोगों की जरूरत होती है। और अब ये ध्यान भी इस बात को समझ जाता है और हैरान होता है ये बात को सोच कर के ये भोली सी उसकी बहन जैसे दिखने वाली लड़की कितनी ज्यादा होशियारी से बातें करती है। पर उन्हें समझ नहीं आता कि ये ध्यान अभी भी उन्हें ज्वाइन करने से क्यों नहीं मान रहा था। और ये ध्यान अपने मन के ख्यालों में
में सोच रहा होता है ये सच में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का मतलब है एक बंधन में रहना। और अगर किसी को मेरी स्पेशल एबिलिटी के बारे में पता चल गया तो बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। और इसीलिए ये ध्यान ऐसी चीजों से दूर ही रहना चाहता था। और फिर ये लेंगे कि टेबल के साथ ढास लगाकर ये ध्यान से कहती है, मुझे तुम्हारा कारण नहीं पता, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम इस बात का अभी आंसर दो। मेरे पास काफी पेशेंस है। जब भी तुम फैसला लोगे यहाँ पर आ जाना। और फिर हम ये ध्यान को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद हम ये ध्यान को बारिश में एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि अभी भी सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों को हमेशा अपने नीचे लगा कर रखते हैं। मैं अभी भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ, मुझे अभी भी और भी ज्यादा शक्तिशाली बनना है। और फिर वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है, जहाँ पर उसके सामने यूलिंक से कॉपी की गई एबिलिटी से फ्यूज होने का ऑप्शन दिख रहा था। और वो और भी शक्तिशाली बनने की आस में यस ऑप्शन को चूज कर लेता है। और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये ध्यान अपने घर आ जाता है। और ये ध्यान को दरवाजे पे देख ये खुश होती भागती हुई जाती है और सीधा जाकर ये ध्यान के गले लग जाती है और खुश होती है कि आखिरकार उसका भाई घर आ ही गया। और फिर ये ध्यान के मसल्स पर इधर उधर हाथ लगाकर कहती है, बड़े भैया लग रहा है आप इन 20 दिनों में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। देखिए आपके मसल्स भी कितने हार्ड हो गए हैं। और फिर ये ध्यान भी अपने कपड़े चेंज करता हुआ कहता है, बेशक आखिरकार तुम्हारा भाई एक मार्शल वॉरियर जो बन चुका है। और इस बात से ये खुश और हैरान हो जाती है और जोर से चिल्लाती कहती है, मतलब कि अब हमारी ये फैमिली में भी एक मार्शल वॉरियर है। और खुशी से उछलने लगती है, या ता। और ये की तरफ देखता ये ध्यान सोफे पर बैठा सोच रहा होता है, बेवकूफ जब तुम्हारा टैलेंट अवेकन होगा तुम भी एक मार्शल वॉरियर बनोगी, क्योंकि मैं तुम्हारा स्टेटस तुम्हारे टैलेंट के अवेकन होने से पहले ही बढ़ा दूंगा। और फिर तभी ये ध्यान के पास अपनी कैंची वगैरह लेकर आ जाती है और उसे कहती है, आ जाओ मार्शल वॉरियर भैया, तुम्हारी बहन अब तुम्हें एक ट्रिम देने वाली है। और ट्रिम से उसका मतलब कटिंग से था, क्योंकि ये ध्यान इतने बड़े बालों के साथ एक भिखारी लग रहा था, कम से कम ये की नजर में। और फिर ये ध्यान को डांटते हुए कहती है, अब आप एक मार्शल वॉरियर बन चुके हैं, कम से कम अब तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और फिर ये ध्यान को कुर्सी पे बिठाकर उसकी कटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये ध्यान भी मुस्कुराता हुआ येयू को कहता है, ठीक है बहना, तुम्हारा पुराना वाला हेयर स्टाइल ही दे दो मेरे को वापस। और येयू भी ये ध्यान को चिंता ना करने को कहती है, क्योंकि येयू को सिर्फ उसी एक हेयर स्टाइल में बाल काटने आते थे। और फिर वो ये ध्यान के बालों को काटने लगती है। और ये ध्यान अपने मन में सोच रहा होता है, टाइम अभी भी नहीं बदला, जब हमारे पेरेंट्स मर गए थे तब से येयू ही मेरे बालों को काटती थी। और फिर ये ध्यान अपने बचपन की मेमोरीज को याद करता है, जब एक दिन ये ध्यान को सिर पर चोट लग गई थी और उनके पास सिर के ऊपर के बाल कटवाने तक के पैसे नहीं थे। इसीलिए पहली बार उसने येयू से बाल कटवाए और अपने भाई की चिंता कर रही येयू को कहा, चिंता मत करो, मेरे बाल काट दो और वहाँ पर पट्टी लगा दो, इतना काफी होगा। और येयू ने ये ध्यान की पट्टियां वगैरह करने के बाद ये ध्यान से कहा था, भैया अगर आपके पास इमोर्टल जेलीफिश की एबिलिटी होती तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते, क्योंकि वो एक जेलीफिश है जिसके पास अपने घावों को भरने की एबिलिटी है। पर ये ध्यान ने येयू को इसे बच्चों की कहानी कहकर टाल दिया था। पर जब येयू ने जिद की कि ये कोई कहानी नहीं है, ये ध्यान ने उसकी बात को मानकर कहा, अच्छा कोई बात नहीं, क्या पता जब मेरा टैलेंट आए तो मुझे वही एबिलिटी मिले और फिर मुझे कभी भी चोट नहीं लगेगी और मैं तुम्हें हमेशा बचाता रहूंगा। और फिर उस बात को याद करने के बाद ही ये ध्यान के दिमाग में वो इमोर्टल जेलीफिश का ख्याल आता है और वो कटिंग करवाते करवाते ही अपनी सीट से हिल जाता है। और फिर ये उसे गालियाँ खाता है और फिर अपनी कटिंग को बीच में ही छुड़वा कर वहाँ से भागा अपनी मार्केट प्लेस से लाया बुक की ओर जाता है और उसके पन्नों के बीच में से इमोर्टल जेलीफिश का नाम ढूंढने लगता है। और फिर आ जाकर उसे उसका नाम वहाँ पर मिल ही जाता है और वो उस पन्ने को पढ़ता कहता है, इमोर्टल जेलीफिश एक वाटर टाइप बीस्ट, हीलिंग टैलेंट इसकी लोकेशन है द लेक ऑफ डेथ। और येयू भी ये ध्यान के पीछे से उसके पास आ रही थी और ये ध्यान अपने ख्यालों में सोच रहा था, अगर मैंने इस हीलिंग एबिलिटी को कॉपी कर लिया तो मुझे इंजर्ड होने से डर नहीं लगेगा और फिर येयू को भी मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और पीछे से येयू ये ध्यान को कहती है, इमोर्टल जेलीफिश, ये तो वही चीज है ना जो सिर्फ कहानियों में होती थी और ये कहानियाँ बच्चों को बेवकूफ को बनाने के लिए होती थी। पर ये ध्यान येयू को गलत ठहरा कर उसे कहता है कि तुम गलत हो, कुछ कहानियाँ असली भी होती हैं। और फिर ये ध्यान को अपना मुंह बंद कर उसके बाल कटवाने को कहती है। और फिर ये ध्यान अपने बाल वगैरह कटवाने के बाद अभी भी उस किताब को पढ़ रहा होता है और फिर वो उस किताब से एक फॉर्मूला उठाकर कल्टीवेशन करना शुरू हो जाता है और फिर एक मिड टायर 20 ब्लड की बोतल को भी पी लेता है और कल्टीवेशन करते करते वो कहता है, 30 दिनों बाद मैं रिकवरी टैलेंट को कॉपी करूंगा। और फिर टाइम बाद हम ये ध्यान को मार्शल पावलियन में आते देखते हैं और वो ब्लॉन्ड लड़की को ये ध्यान को यहाँ पर देख कर लगता है कि वो यहाँ पर उसकी लेडी से मिलने आया है। पर ये ध्यान उसे बताता है
है कि वो आज सिर्फ कुछ आइटम्स को खरीदने के लिए आया है, लेकिन वो लड़की तो ये तियान की तरफ देख सोच रही होती है। आई गेस लोग अच्छे कपड़े डालकर सच में बदल जाते हैं, देखो तो सही अब ये कितना हैंडसम सा लग रहा है। और फिर वो ये तियान को उसके खरीदने का सामान पूछती है और ये तियान उससे डेथ सी का मैप मांगता है और फिर वो उस मैप को ढूंढकर ये तियान को दे देती है और ये तियान भी उस मैप को देखकर खुश हो जाता है और उसके पैसे पूछता है और फिर अपनी पेमेंट को कटवाने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। और वो ब्लोंड लड़की जाते हुए ये तियान की तरफ देख सोच रही होती है लूटने के लिए नई जगह जा रहा है। और मुझे मिस ने कहा था कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ के तालाब में खतरनाक क्रीचर्स भटकते हैं और इलाइट मार्शल वॉरियर्स भी वहाँ से जिंदा नहीं आते। और ये तियान की चिंता करते हुए कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम सुरक्षित रहो। और फिर अगले सीन में हम ये तियान को देखते हैं जो कि स्पीड टैलेंट का इस्तेमाल कर तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ा होता है और फिर वो अपनी मंजिल यानी डेथ सी के एरिया पर पहुँच जाता है जो कि काफी सुंदर और क्रीपी सी जगह थी। और ये तियान कहता है कि देखकर लग रहा है इस जगह पर काफी टाइम से कोई नहीं आया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कभी भी किसी को भी खतरा हो सकता है। और फिर तभी पानी में से बहुत ही ज्यादा रोशनी आने लगती है और फिर अचानक वहाँ से एक पानी का झरना बाहर आता है और ये तियान को ये देख लगता है कि ये कोई खतरनाक सा मॉन्स्टर था, इसीलिए वो शैडो टैलेंट का इस्तेमाल कर पास की ही पहाड़ी में जाकर छुप जाता है और देखने लगता है कि आखिर उस पानी में से आखिर कौन बाहर आएगा। और तभी उस झरने के अंदर से युएलिंग और एक ओल्ड मैन जिसने अपने हाथ में एक मैजिकल छाता पकड़ा था वहाँ से बाहर आते हैं और उन दोनों के पीछे पीछे ही पानी में से एक बहुत ही बड़ा बीज निकलता है जो कि उन्हें सीधा खाने वाला होता है। पर वो दोनों कुछ कर उस बीज से बचकर साइड को चले जाते हैं और नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। और जो बीज उनके पीछे पीछे बाहर आता है वो एक टॉप रैंक का बीज था जिसे यहाँ पर देखकर ये तियान खुद तक हैरान था। और फिर तभी वो ओल्ड मैन युएलिंग को धक्का लगाकर उसे वहाँ से भागने को कहता है क्योंकि बिना उस बीज का ध्यान भटकाए उन दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। और फिर युएलिंग वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे पीछे और मॉन्स्टर्स का झुंड भी भाग रहा था। और युएलिंग को भागता हुआ देख ये तियान को लगता है कि अब तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युएलिंग उस बीच से बचकर भाग रही होती है पर भागते हुए युएलिंग के पीछे और भी मॉन्स्टर्स का ग्रुप पड़ जाता है और उनमें से एक मॉन्स्टर युएलिंग को खाने ही वाला होता है। और वो ओल्ड मैन भी चिल्लाता हुआ युएलिंग को उस मॉन्स्टर से बचने को कहता है और उससे पहले वो मॉन्स्टर युएलिंग को खा ही लेता युएलिंग उसके अटैक को डोज कर लेती है और फिर अपनी सीक्रेट आर्ट को एक्टिवेट करने लगती है। और तभी युएलिंग के आसपास से एक अजीब सा और शक्तिशाली सा ऑरा आने लगता है और उसके शरीर के ऊपर एक फ्लावर का मार्क आ जाता है और साथ ही हाथों में एक हथियार। और फिर हम देखते हैं पिंक ओरे के साथ चमक रही युएलिंग को जिसके अब बाल तक पिंक हो चुके थे और वो अब लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और फिर अचानक ही वो उन मॉन्स्टर्स की नजरों से गायब हो जाती है और उन मॉन्स्टर्स को समझ नहीं आता कि आखिर उनका शिकार कहाँ पर गया। और तभी युएलिंग हवा में उस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाती है जो कि पहले युएलिंग को खाने वाला था और फिर अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को चीर डालती है। और फिर उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो उन बाकी मॉन्स्टर्स के झुंड की तरफ तेजी से जाने लगती है और दूर से उसकी तरफ आ रहा ये तियान ये सब देखकर हैरान होता सोच रहा होता है ये सीक्रेट आर्ट आखिर है क्या चीज, लेकिन जो भी है एकदम कमाल की है। और फिर ये तियान वहीं एक जगह रुक कर युएलिंग की मदद करने नहीं चाहता बल्कि उल्टा ये तियान को रियलाइज हो जाता है कि वो जो भी एक नोविस मार्शल आर्टिस्ट है ऐसी लड़ाई में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं युएलिंग एक एक कर उन सभी मॉन्स्टर्स को मारी जा रही थी और वो इतनी तेज थी कि मॉन्स्टर्स को उसका अटैक एक शैडो क्लोन की तरह लग रहा था। और ये तियान युएलिंग को इतना ज्यादा तेज लड़ता समझ जाता है कि युएलिंग असल में एक इलाइट मार्शल आर्टिस्ट है और युएलिंग अभी भी तेजी से उन सभी मॉन्स्टर्स को मारी जा रही थी। और इस लड़ाई से दूर खड़ा ये तियान अपनी बात को कंटिन्यू करता कहता है लेकिन अपनी सीक्रेट आर्ट को एक्टिवेट कर वो एक लाइट मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है यानी एक ग्रेट मास्टर आर्टिस्ट। और अपने पावर लेवल का डिफरेंस देखकर वो अपने मन में दुखी होता कहता है मेरे जैसे 10 भी युएलिंग की बराबरी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ वो सबसे खतरनाक बीस्ट उस ओल्ड मैन को पूरी तरह से तड़पा रहा होता है और वो ओल्ड मैन अपनी मिस को वहाँ से भागने को कहता है और जोर से चिल्लाता कहता है बस भाग जाओ, ये सीक्रेट आर्ट और ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, वो चीज और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं बचे तो हमारे पानी के अंदर कुर्बानी दिए भाइयों की जान एकदम जाया जाएगी। और युएलिंग इस बात को सुनकर समझ जाती है और तभी उसकी सीक्रेट आर्ट्स का इफेक्ट खत्म होने लगता है और दूर खड़ा ये तियान इन सब बातों को सुनकर सोच रहा होता है मतलब कि पानी के अंदर और बंदे मरे थे और आखिर ये कौन सा खजाना है जिसको ये बचा रही है, आखिर क्या चक्कर है। और फाइनली ये तियान भी वहाँ से युएलिंग की तरफ चल पड़ता है और भाग रही युएलिंग जिसके सीक्रेट आर्ट
काट के इफेक्ट्स उतर रहे होते हैं, अपने खजाने के साथ वही जमीन पर गिर जाती है और उसके खजाने वाला बॉक्स सीधा जाकर किसी के पैरों के पास गिरता है और अपने थोड़े से होशों से युएलिंग अपने सामने खड़े आदमी को देखने की कोशिश करती है। पर युएलिंग को अब सब कुछ ब्लर सा दिख रहा था कि वो येतियान को पहचान तक नहीं पा रही थी। और फिर येतियान उस बॉक्स को उठाकर कहता है आखिर कौन सा खजाना है इसमें। और युएलिंग थोड़े से होशों से येतियान को अपनी जगह से ना हिलने को कहती है और येतियान उसे कहता है चिंता मत करो, मैं इसे चुराने नहीं वाला। और तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर्स युएलिंग का पीछा करते हुए आने लगते हैं और येतियान फालतू में उन मॉन्स्टर से नहीं लड़ना चाहता था, इसीलिए वो युएलिंग को उठाता है और स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर वहाँ से तेजी से उड़ता हुआ उसे अपने साथ ले चलता है। और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि येतियान और युएलिंग एक जगह पर रुके हैं और येतियान ने सोई हुई युएलिंग को अपनी जैकेट से ढका हुआ था और येतियान उसके चेहरे की तरफ ध्यान से घूरता सोच रहा होता है कि ये एकदम मेरी बहन की तरह दिखती है, मतलब कि काफी ज्यादा सेम लगते हैं ये दोनों, बस इसके चेहरे पर एक मोल है, इसे उतार कर देखूं क्या। और फिर अपनी उंगली से उसके मोल को छेड़ने लगता है और ये रियलाइज कर कि वो मोल असली है। येतियान जोर से कहता है ये सच में असली है, मतलब कि शायद येतियान को बहम होता होगा कि युएलिंग ये का ही कोई दूसरा रूप है। पर आज फाइनली उसका बहम उतर गया और जल्दी वहाँ पर काले बादल भी छाने लगते हैं और येतियान युएलिंग के उठने का वेट कर रहा होता है। और तभी युएलिंग को जाग आती है और वो अपने सर को पकड़कर अपनी जगह से उठती है और अपने सामने येतियान को पाती है और फिर उससे पूछती है येतियान क्या मेरे बेहोश होने के बाद तुमने मुझे बचाया। पर येतियान उस बात को टालता उसे बताता है नहीं, मैं तो बस वहाँ से जा रहा था और तुम वहाँ पर बेहोश मिली तो सोचा साथ में ही ले चलूं। और फिर युएलिंग येतियान की जैकेट को वापस कर उसे शुक्रिया करती है और युएलिंग अपने मन में सोच रही होती है इसकी सच में हिम्मत हुई लेक ऑफ डेथ में अकेला आने की, सच में काफी इम्प्रेसिव है, मुझे ऐसा टैलेंट ही अपने मार्शल पावेलियन में चाहिए। और तभी युएलिंग अपने हाथ से एक रोशनी निकालती है और येतियान इस चीज को देखकर शौक होता युएलिंग से पूछता है कि आखिर वो ये क्या कर रही है। और युएलिंग येतियान को बताती है ये जो मेरे पास है वो लाइट स्टोन है, ये रोशनी को इकट्ठा कर स्टोर कर लेता है, मतलब तुम कह सकते हो ये एक लैंप की तरह है। और फिर येतियान युएलिंग से पूछता है आखिर तुमने इस लैंप को अचानक ही हवा से कैसे निकाल दिया। और युएलिंग एक पोशन को निकाल कर येतियान को वेट करने को कहती है और फिर अपने हीलिंग पोशन को पीकर वो थोड़ा सा कल्टीवेशन करने लगती है। और येतियान उसके पास ही बैठा सोच रहा होता है कि क्या ये कोई स्पेस टाइप का टैलेंट था, पर जब मैंने इसके टैलेंट चेक किए थे तो वहाँ पर तो कोई भी ऐसा स्पेशल टैलेंट मेंशन नहीं था। और कल्टीवेशन करने के बाद युएलिंग येतियान के पास आती है और येतियान के क्वेश्चन का आंसर उसे बताने लगती है तुम ये जानना चाहते थे ना कि वो आइटम्स कहाँ से बाहर आ रही थी। और फिर युएलिंग एक पाउच और एक ब्रॉन्ज चेस्ट को हवा में करती है और फिर येतियान को कहती है ध्यान से देखना ये पाउच इससे कितनी ज्यादा छोटी है। पर और तभी येतियान के सामने एक शॉकिंग सी चीज होती है, वो पाउच उस चेस्ट को अपने अंदर खींच लेता है और येतियान को अब समझ लगता है अच्छा तो ये कोई स्पेस टैलेंट नहीं था बल्कि एक स्पेस टाइप का ट्रेजर था। और युएलिंग अपने आप पे प्राउड होती हुई येतियान को कहती है तो क्या तुम्हें पसंद आया, अगर तुम इसे सीखना चाहते हो और इस्तेमाल करना चाहते हो तो मार्शल पावेलियन को ज्वाइन करो और फिर मैं तुम्हें मेन बेस में लेके जाऊंगी। और ना मैं नहीं जा रहा। येतियान युएलिंग की बात को पूरा सुनने से पहले ही मना कर देता है और वहाँ से थका हुआ थोड़ा दूर जाकर वो वहाँ पर लेट कर सोने की तैयारी करने लगता है। और रिजेक्ट हुई युएलिंग गुस्सा होते कहती है हरामखोर बस इंतजार करो, मैं तुम्हें ज्वाइन करवा के रहूंगी। और येतियान लेटा हुआ सोच रहा होता है ये स्पेस पॉकेट बैग और ये स्पेशल रिकवरी पोशन मेरे कोई काम नहीं आएंगे जब मैं कॉपी कर लूंगा स्पेस टैलेंट को और रिकवरी टैलेंट को जो कि मैं यहाँ पर करने आया था। पर अब मुश्किल ये है कि उस बीस्ट के समुद्र के अंतर होते मैं कुछ टाइम तक वहाँ पर जा भी नहीं पाऊंगा। और फिर अगले दिन जब येतियान को जाग आती है वो उठकर देखता है कि युएलिंग वहाँ से गायब है, लेकिन वो वहाँ पर एक बॉक्स छोड़ गई थी जिसे जब येतियान खोल कर देखता है उसमें था खूब सारा पैसा और कुछ टेक्निक्स के कार्ड और एडवांस रैंक बीस्ट का ब्लड। और ये सब तो येतियान के लिए खजाना ही था। और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि येतियान अपने सामने उस बॉक्स को देखकर बहुत ही खुश होता है और फिर वो उन आइटम्स में से एक ब्लड की बोतल को उठाकर पी लेता है और अपने मन में युएलिंग को शुक्रिया करता कहता है थैंक्स, ये आइटम्स मुझे मार्शल वॉरियर बनने में मदद करेगी और मार्शल वॉरियर बनने के बाद मैं उस इमॉर्टल जेलीफिश की तलाश करने जाऊंगा। और फिर 4 महीने बाद हम येतियान को एक केव में देखते हैं जो कि 4 महीनों से लगातार कल्टीवेशन कर रहा था। और फिर जब उसकी आंखें खुलती है उस पूरी जगह बहुत ही ज्यादा बिजली इकट्ठी हो जाती है और फिर उस धमाके के बाद येतियान के पूरे शरीर से जबरदस्त बिजलियां और ओरा निकल रहा था और वो अपनी ताकत को महसूस करता बहुत ही ज्यादा खुश था। और फिर अपनी जैकेट को डालता वो कहता है शिकार करने की बारी आ चुकी है। और बारिश के मौसम में केव से बाहर आकर येतियान अपने सामने एक ग्रेव को पाता है जो कि पक्का युएलिंग नहीं उन सभी मरे गए साथियों के लिए की थी। और उस ग्रेव के पास नीचे झुककर येतियान उस ग्रेव को छूता कहता है इतने सारे बीज इस लेक में है कि मुझे पक्का पता है उनकी हड्डियां तक नहीं बची होंगी, लेकिन युएलिंग ने फिर भी उनके लिए
लिए ग्रेव बनाई, वो दिल की काफी अच्छी है। और ये त्यान को वहीं पास के एक कबर में एक छाता लगा हुआ मिलता है और फिर ये त्यान उस छाते को पकड़कर खोलता है तो वो नोटिस करता है कि कोई भी बारिश की बूंद उस छाते के आर पार नहीं जा रही थी, मतलब कि वो एक वाटरप्रूफ छाता था। और ये त्यान उस छाते के साथ हवा में उड़ तक पा रहा था और ये त्यान खुश होता स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता कहता है अब इसके साथ तो अब उस लेक के अंदर आसानी से जा सकता हूँ। और तभी स्पीड टैलेंट के साथ उस लेक के अंदर तेजी से उड़ता हुआ चला जाता है और पानी के अंदर जाने के बाद वो पूरा एक वाटरप्रूफ बबल में कैद हो गया था और उस पानी के अंदर काफी तेजी से स्विम कर पा रहा था। और फिर वो पानी के अंदर ही अपने शैडो टैलेंट को भी एक्टिवेट कर लेता है ताकि कोई बीस्ट उसे देख ना पाए। और तभी ये ध्यान अपने सामने एक स्टेटस विंडो को ओपन होता देखता है जिसे वो ध्यान से पढ़ता है तो वहाँ पर उस स्पीशीज का नाम टाइगर क्लो फिश लिखा था और वो एक मिड टायर का बीस्ट था। और तभी ये ध्यान के सामने से वही बड़ा सा मोन्स्टर सा बीस्ट गुजरता है जिससे ये ध्यान बाल सिर्फ शैडो टैलेंट के कारण बचता है। और उस बीच से घबराया हुआ ये ध्यान चुपचाप पानी के होड़ नीचे जाने लगता है। और फिर उस लेक के सबसे नीचे पार्ट में आने के बाद ये ध्यान उस जगह के इधर उधर देखने लगता है पर उसे वो इमोर्टल जेलीफिश नहीं मिल रही होती। और अब तो वो अपने आप पे भी डाउट करने लगता है क्या सच में इमोर्टल जेलीफिश होते भी है, पर वो नोटिस नहीं कर पाता उसके पीछे से आ रहे टेंटेकल को। और वो टेंटेकल्स ये ध्यान पर अटैक करने ही वाली होती है कि ये ध्यान उसे नोटिस कर लेता है और बाल उस अटैक से बचता है और उससे दूर हो जाता है और ध्यान से देखता है उस बीस्ट को जिसने उस पर अटैक किया था। तभी उसकी नजरों के सामने आई वो स्टेटस विंडो में पढ़ता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही इमोर्टल जेलीफिश थी जिसके पास अपेक्स टायर का हीलिंग टैलेंट था जिसको ये ध्यान पाना चाहता था। और वो जेलीफिश ये ध्यान पर अपनी टेंटेकल से फिर से अटैक करती है कि ये ध्यान अपनी तलवार को बाहर निकाल कर उस टेंटेकल को काट डालता है जिससे वो मॉन्स्टर दर्द से चीख उठता है पर उसकी कटी हुई टेंटेकल फिर से अपने आप को रीग्रो कर लेती है। और ये ध्यान अपनी आंखों के सामने उस हीलिंग टैलेंट का यूज देख रहा होता है और अब फिर से ये ध्यान पर हमला होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये ध्यान उस हमले से पीछे न हटता हुआ उल्टा अपना हाथ उस हमले की ओर करता है और उस हमले को छूकर उसके टैलेंट को कॉपी कर लेता है। लेकिन फिर भी उस हमले के प्रेशर से वो दूर जाकर टकराता है और जोर से नीचे गिरता है। लेकिन वो दुखी और गुस्सा नहीं था बल्कि खुश था क्योंकि उसने उस हीलिंग टैलेंट को कॉपी कर लिया था। लेकिन वो जेलीफिश मॉन्स्टर रुकने थोड़ी ना वाला था, वो ये ध्यान पर एक पॉइजन अटैक करता है और ये ध्यान अपने आप के बचाव में उस छाते को उस अटैक को रोकने के लिए यूज करता है। लेकिन पॉइजन की वजह से वो छाता पूरा ही जल जाता है और थोड़ा सा पॉइजन ये ध्यान के हाथ पर भी लग जाता है। और अब बिना उस छाते के ये ध्यान अपनी सांस को रोका उस पानी में खड़ा था। और तभी एक और खतरनाक सी चीज ये ध्यान की नजरों में आती है कि वहाँ पर एक एक कर बहुत सी स्टेटस विंडो ओपन हो रही थी। और फिर ये ध्यान अपने सामने देखता है इमोर्टल जेलीफिश के इकट्ठे हुए झुंड को। ये ध्यान अपने मन में सोचता है मैंने हीलिंग टैलेंट पा लिया है तो इन हरामजादों के साथ रुकने का कोई फायदा नहीं, अब यहाँ से चुपचाप भागो। और फिर वहाँ से चुपचाप भागने लगता है और तैरता हुआ पानी के ऊपरी तल तक आ जाता है पर उसके पीछे अभी भी वो टेंटेकल लगे हुए थे। लेकिन क्योंकि अब ये ध्यान पानी से बाहर आ चुका था वो अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता है और वहाँ से उड़ता हुआ उस लेक से दूर चला जाता है। और फिर फाइनली किनारे पे आने के बाद वो थोड़ा दूर जंगलों में जाकर आराम की सांस लेता है। आखिरकार मैं बाहर आ गया। और फिर अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता उस हीलिंग टैलेंट को कॉपी करने की तैयारी में अपने सामने आए ऑप्शन पर यस कर देता है और तभी उसका पूरा शरीर उस दर्द को सहमता हीलिंग टैलेंट को अपने साथ मर्ज कर रहा होता है। और क्योंकि ये ध्यान ने पहले भी काफी बार टैलेंट कॉपी किए थे तो उसका शरीर अब काफी आसानी से इस दर्द को सहन पा रहा था। और फाइनली अब उसके पास हीलिंग टैलेंट भी आ चुका था और ये ध्यान कहता है इस बार तो मर्जिंग काफी आसानी से हो गई, चलो जो भी है अब इस टैलेंट को यूज कर देखते हैं। और फिर अपने हाथ को आगे करता है जहाँ पर उसी इमोर्टल जेलीफिश के पॉइजन का घाव था। और फिर ये ध्यान हीलिंग टैलेंट को एक्टिवेट करता है कि तभी उसका हाथ पूरा रिकवर हो जाता है। और फिर ये ध्यान जोर से पत्थरों पर मुक्के मारता है और उस दीवार को पूरा तबाह करने के बाद वो देखता है कि उसके हाथ में एक चोट का निशान तक नहीं था। और ये ध्यान अपने मन में कहता है वाह क्या कमाल का टैलेंट है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सिर्फ सपोर्ट टाइप के टैलेंट है, अगर मुझे किसी शक्तिशाली से लड़ना है तो मुझे अटैक टाइप के टैलेंट्स को भी कॉपी करना पड़ेगा। चलो जो भी हो अब वापस जाने का टाइम आ गया है। और फिर हम ये ध्यान को उसके घर में देखते हैं जो कि अपनी किताब को पढ़ता पढ़ता ये से अपने बाल कटवा रहा था। और ये ध्यान पर गुस्सा थी कि वो इस बार भी उसे बिना बताए घर से चला गया था। और ये ध्यान इस बात के लिए ये से माफी मांगता है। और तभी ये ध्यान की नजर अपनी किताब में लिखी एक चीज पर पड़ती है और वहाँ पर एक आंट के बारे में लिखा था जो कि एक लो टायर का बीज था, लेकिन उसकी कॉम्पैक्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा थी कि अगर वो अटैक एक ग्रेट मार्शल बैरियर पर भी यूज हो तो वो भी उससे बच नहीं पाएगा। और फिर ये ध्यान को अपना नया कॉपी करने वाला टैलेंट मिल जाता है। और फिर शाम के वक्त हम ये ध्यान को उसी मार्शल पावलियन में आते देखते हैं जो कि उसी ब्लोंड लड़की के पास जाता है। और ये ध्यान को वहाँ पर देखकर
सुनकर वो लड़की भी खुश होते हुए उसे कहती है, ओह तो तुम आ गए इतने टाइम बाद, तो फिर आज तुम्हें क्या चाहिए? और फिर ये ध्यान एक कागज को आगे करता उसे कहता है, एक माइटी आंट की कंप्लीट बॉडी। और वो लड़की उस कागज को पढ़ते कहती है, माइटी आंट अच्छा वाइन में मिलाने के लिए, वेल वो बॉडी को रिकवर करने के लिए अच्छा रहता है। और ये ध्यान अपने मन में सोचता है, क्या मैं सच में कहीं से भी बुरी हालातों में लग रहा हूँ? लेकिन ये ध्यान को उसके ख्याल से जगाती वो लड़की उसे बताती है, माफ करना पर हमारे पास माइटी आंट नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ न्यूज है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो। और ऑफ कोर्स ये ध्यान भी उस बात को सुनना चाहता था। और फिर वो लड़की उसे बताती है, दरअसल लेना बेस और एक मिड साइज का बेस ट्रेडिंग के लिए उनके बीच में एक रास्ता कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और उन दो बेसों के बीच में बहुत ही ज्यादा बीस्ट वगैरह होते हैं, और वहाँ पर ही एक माइटी आंट की नेस्ट भी है। और ये ध्यान उस लड़की से पूछता है, क्या वो मिड साइज बेस्ड आयरन फैंग बेस है? क्योंकि लेना बेस से सबसे पास आयरन फैंग बेस ही था। और वो लड़की भी इस बात पे हाँ करती है, और ये ध्यान को बताती है, हाँ वो आयरन फैंग बेस है जो कि कम से कम लेना बेस से 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और अगर मैं याद करूँ तो कुछ ही टाइम पहले मो फैमिली से कोई मर गया था, और तब मो फैमिली को आयरन फैंग बेस पर शक भी हुआ था, और तब मो फैमिली ने आयरन फैंग बेस को इन्वेस्टिगेट भी किया था, लेकिन आयरन फैंग बेस ने उस मिसअंडरस्टैंडिंग को कुछ ना कुछ कर सुलझा दिया था। और इसीलिए आयरन फैंग बेस लिन फैमिली के बेस से सिर्फ मो फैमिली की वजह से एग्रीमेंट में आया है। और ये सब सुनकर ये ध्यान अपने मन में सोच रहा होता है, अब मैं समझा, क्योंकि मो फैमिली इन्वॉल्व है तो मुझे पक्का पता था वो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। और तभी वो लड़की एक चीज को ढूंढ कर ये ध्यान को देती है, और ये ध्यान को बताती है, ये एक टोकन है जो तुम्हें इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने में मदद करेगा। वैसे तो ये यंग मिस के लिए था, पर हमारा बेस काफी बड़ा है तो हमें उस मिड साइज बेस के साथ काम करने की जरूरत नहीं। और फिर ये ध्यान को एक खास बात बताती है, दरअसल वो दोनों बेसिस कुछ मार्शल वॉरियर्स को रास्ते में आते बीस्ट को मारने के लिए भेज रहे हैं, और अगर तुम उस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम उस आंट की बॉडी को ढूंढ पाओगे। और ये ध्यान उस चीज को पाकर खुशी से अपने मन में सोच रहा होता है, लिन फैमिली लिन बेस की पक्की रूलर है, और अगर मो फैमिली भी आ जाए तो उनकी औकात भी इनके सामने कुछ नहीं। और अब लगता है कि शिकार करने का टाइम हो गया है। और फिर कुछ टाइम बाद हम ये ध्यान को लिन फैमिली की जगह देखते हैं, जहाँ पर काफी भीड़ हो रखी थी, और उस भीड़ के बीच में ही खड़ा ये ध्यान अपने मन में सोच रहा होता है, जैसा कि लिन फैमिली से एक्सपेक्ट किया था, इन्होंने एक बार में कितने ज्यादा वॉरियर्स को रख लिया है, अब मुझे जो भी करना है ध्यान से करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर स्टेज पर कोई आ रहा होता है कि तभी सभी उसकी ओर देखकर चिल्लाने लगते हैं कि लिन मिंग जी आ गए। वाह लिन मिंग जी, ओए सभी देखो वो आ गए। और वो बंदा स्टेज पर आकर सभी को हेलो करता है, और सभी लोग उसे देखकर खुश इसीलिए थे क्योंकि वो बंदा लिन फैमिली का हेड था, और साथ ही साथ एक पीक में इलाइट मार्शल वॉरियर भी, और उसके पीछे वो मो फैमिली के दोनों बंदे आ रहे थे, जिन्हें देखकर बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन ये ध्यान बहुत ही ज्यादा खुश था। और फिर ये तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन फैमिली का हेड जोर से चिल्लाता कह रहा होता है, सभी जानते होंगे हमारा लैंड बेस काफी ज्यादा छोटा है, रिसोर्सेस यहाँ पर लिमिटेड है, जो कि ऑफ कोर्स सभी की कल्टीवेशन की नीड्स नहीं बुझा सकते, और इसलिए एक मीडियम स्केल बेस के साथ ट्रेड करना हमारे लिए बहुत ही फायदे लाएंगे। तो इसलिए इस टाइम का ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेशक मॉन्स्टर्स को मारने में रिस्क भी होगा, पर और इस बात पे स्टॉप होकर सभी की अटेंशन अपनी ओर करता है, और फिर कहता है, इस ऑपरेशन से जो लूट मिलने वाली है वो पक्का तुम्हारे कोई भी हंट से ज्यादा होगी। और सभी लोग ये सुनकर लिन फैमिली के लिए चीयर्स करने लगते हैं। लिन फैमिली ऑसम है, यस लिन फैमिली कमाल है, वाह लिन फैमिली। और चीयर्स कर रहे लोगों के बीच में येतियन की नजर पड़ती है एक बंदे पर, जिससे येतियन पहले भी मिला था, गेल वुल्फ टीम का लीडर, जिसने पहले येतियन की मदद की थी। और येतियन उसे देख खुश होता सोचता है, क्या ऐसे मैं याद भी होऊंगा अब। और तभी लिन फैमिली का हेड स्टेज पे चलता चलता सभी को कह रहा होता है, किसी को चिंता न हो, इसलिए मैं लिंग मेंजे इस जगह को इस्तेमाल कर तुम्हें यकीन करने को कहता हूँ, और अनाउंस करता हूँ तुम्हें इस ऑपरेशन में जो भी आइटम्स मिलेगी वो तुम्हारी होगी और किसी की नहीं। और ये सब सुनकर वहाँ के सभी लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं, और फिर वो उन सबको एडिशनल अवार्ड्स भी बताने लगता है। जो लोग मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर हैं, सभी को 20 इंटरमिनेट फिरोशियस बीस्ट का ब्लड मिलेगा, और साथ ही साथ 2 मिलियंस का इनाम भी, और एक लाइट मार्शल आर्टिस्ट को 10 एडवांस्ड फिरोशियस बीस्ट का ब्लड मिलेगा, और साथ ही साथ 10 मिलियंस। और जोर से चिल्लाता हुआ सभी को जाकर इन चीजों को पाने के लिए रजिस्टर करने को कहता है, और सभी लोग खुश होते एक एक कर अपनी रैंक को चेक करवाने लगते हैं। और चेक करवाने के लिए उनको टेस्टिंग स्टोन पे अपना हाथ रखना था, और बाकी का काम स्टोन खुद कर लेगा। और फिर लोग एक एक कर अपनी रैंक को चेक करवा रहे होते हैं। अपने मन में सोच रहा होता है, जुएलिंग ने सही कहा था, हमें इन बड़ी फैमिलीज के लिए काम करने की जरूरत नहीं, और खास कर तो इस गंदे मो फैमिली के कुत्ते के लिए। और ये ध्यान जानता था कि अगर एबिलिटी डिटेक्ट करने के बाद
कि ये त्याने की लाइट मार्शल आर्टिस्ट है, वो सभी लोगों की काफी ज्यादा अटेंशन ड्रॉ करेगा। इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो उस पत्थर पे हाथ रखकर अपनी शक्तियों को पूरा दबा कर रखेगा। और फिर फाइनली ये त्यान की बारी भी आ जाती है और ये त्यान को उसका हाथ स्टोन के ऊपर रखने को कहा जाता है। और फिर ये त्यान उस स्टोन पर हाथ रखकर अपनी शक्तियों को दबा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मार्शल आर्टिस्ट एडवांस रैंक चलेगी। और फिर फाइनली प्रोसेस के खत्म होने के बाद उस पत्थर पे लिखा आता है मार्शल आर्टिस्ट एडवांस रैंक। यानी ये त्यान ने सभी को वही दिखाया जो वो दिखाना चाहता था। लेकिन बाकी लोग तो इतनी रैंक को देखकर भी हैरान थे और साथ ही साथ लगता था कि ये त्यान मो फैमिली की नजर में भी आ चुका है। और बाकी लोग वहाँ से जाते ये त्यान की तारीफ कर रहे होते हैं। वाओ, ये इतना जवान होकर भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। क्या ये कोई अमीर फैमिली से जीनियस है? इतना जवान उम्र में इतना शक्तिशाली, कितना खतरनाक टैलेंट है। और ये त्यान उन सबकी बातों को सुन रहा अपने मन में सोच रहा होता है मैंने तो सिर्फ इन्हें अपनी पावर्स का एक हिस्सा ही दिखाया, लेकिन ये लोग फिर भी इतना शोर मचा रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे इतना भी नहीं दिखाना चाहिए था। और गेल वुल्फ टीम के सभी बंदे भी ये त्यान की तरफ देखकर बातें कर रहे होते हैं। और उनका लीडर कहता है कितना टैलेंटेड बंदा है, और मैं इधर इतना बड़ा होने के बावजूद भी अभी भी मार्शल आर्टिस्ट एडवांस रैंक पे अटका हुआ हूँ। और बाकी मेंबर्स भी सेम ही रैंक पर अटके हुए थे। और उनमें से ही एक बंदा कहता है लीडर, आपको नहीं लगता इस छोटे भाई को हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए? पर उसका लीडर उसे बताता है वो एक मार्शल आर्टिस्ट एडवांस रैंक है, काफी लोग उसे पहले से अपनी टीम में डालना चाहते होंगे, फिर वो हमें ज्वाइन करना क्यों चाहेगा? और ये त्यान तो सीधा उनके पास ही चलकर आ रहा होता है। और फिर उनके पास आकर रुकने के बाद वो अपने सिर से उस टोपी को हटाकर उनके लीडर को कहता है काफी टाइम हो गया मिले नहीं, गेल वुल्फ के टीम लीडर। और तभी उनके लीडर को भी याद आ जाता है वो टाइम जब वो ये त्यान से मिला था। और वो खुश होता हुआ कहता है ओह, तो तुम वही मार्शल पर्शियंस हो जब हमने उस छोटी लड़की को बचाया था उस सिल्वर मून वुल्फ से। और फिर ये त्यान की तारीफ करता कहता है अरे सच में नहीं सोचा था कि एक साल में तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और ये त्यान इस बात को टालता कहता है ये बस लक था, मैं बस लकी हो गया था। और फिर ये त्यान उससे पूछता है हाँ लीडर, क्या इस टाइम का ऑपरेशन आपकी गेल वुल्फ टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ? एंड ऑफ कोर्स लीडर पूरा एक्साइटेड होता ये त्यान के ज्वाइन होने से मान जाता है। और ये त्यान भी खुश होता सभी को शुक्रिया करता है। और उसी टीम की मेंबर वो तीर चलाने वाली लड़की कहती है क्योंकि एक और मार्शल आर्टिस्ट एडवांस रैंक आ गया है, जब जाने में इतना खतरा महसूस नहीं हो रहा। और फिर वो पूरी टीम अपने मिशन एरिया पर आ जाते हैं। यहाँ की सिटी पूरी तबाह होकर पड़ी हुई थी और जगह टूटी फूटी बिल्डिंग से थी। और उनकी टीम का लीडर सभी को बताता है अब में लिखा है कि यहाँ पर सिर्फ लो रैंक के फेरोशियस बीस्ट होंगे, हम फिर भी ध्यान से कदम रखेंगे। और तभी उन सब पर वुल्फ बीस्ट का हमला होना शुरू हो जाता है। और वो भेड़िए तेजी से आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो सभी भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनका लीडर सभी को अलग अलग ऑर्डर देता है और सभी के सभी उसकी बात मानकर वैसा ही करने लगते हैं। और ये त्यान भी लड़ने के लिए तैयार था। और वो भेड़िए उनके सामने खड़े उनकी मूवमेंट्स पर ध्यान रख रहे थे। और गेल वुल्फ टीम का प्लान ये था कि ये त्यान और लीडर वुल्फ को मारेंगे और बाकी पीछे खड़े उनको सपोर्ट करेंगे। और तभी उनका लीडर चिल्लाता है ये त्यान चलो कर दिखाएं। और ये त्यान भी उसकी बात का रिप्लाई हाँ में देकर उन भेड़ियों पर हमला कर देता है। और वो भेड़िए भी उसकी तरफ टूट पड़ते हैं। ये त्यान पहले भेड़िए को अपनी तलवार से काट देता है और उसके पीछे से आ रहे दूसरे भेड़िए को एक जबरदस्ती किक मारकर हवा में पटक देता है। और वो भेड़िया हवा में उड़ता हुआ एक जगह जाकर गिर जाता है। और फिर ये त्यान तेजी से आकर उसके अंदर अपनी तलवार को भर देता है और वो भेड़िया भी वहीं मारा जाता है। और उन दोनों भेड़ियों को मारने के बाद इनका लीडर तालियां बजाता ये त्यान से इम्प्रेस होता कहता है ये त्यान ये काफी औसम था, लेकिन बुरा हुआ कि तुम मेरे से एक स्टेप पीछे रह गए, देखो मैंने 3 मारे हैं। और बेशक ये बात उसने मजाक में कही हो, लेकिन फिर भी ये त्यान को ये एक ताने की तरह चुभी। और वो बोझ चलाने वाली लड़की ये त्यान से इम्प्रेस होती हुई कहती है कि ये त्यान ब्रदर काफी शक्तिशाली है, मुझे तुम धीरे धीरे कर और भी ज्यादा पसंद आ रहे हो। और दूसरा बंदा भी ये त्यान से इम्प्रेस हुआ कहता है वो अपनी उम्र में आगे काफी शक्तिशाली है, मुझे नहीं लगता कैप्टन आपको अपने ऊपर ज्यादा मान करना चाहिए। और उनका कैप्टन गुस्सा होता कहता है हरामखोर, हर बार मेरी बेइज्जती करोगे क्या? और फिर इन फालतू बातों को छोड़कर उनकी टीम का दूसरा बंदा उस भेड़िए की लाश के सामने बैठा बाकियों को कहता है इन भेड़ियों ने हम पर पहले अटैक क्यों नहीं किए? अगर ये हम पर उस वैली पे अटैक करते तो इनको ज्यादा फायदा होता। और फिर उनकी टीम का लीडर इस बात का रिप्लाई देता कहता है क्योंकि ये इनकी जगह नहीं है, ये एरिया इससे भी खतरनाक बीस्ट का होगा। और वो बंदा इस बात को सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और उसको दिलासा देता हुआ दूसरा उसे कहता है चिंता ना करने को। लेकिन वो फिर भी थोड़ा घबराया लग रहा था। एक बड़ा सा बीस्ट खड़ा था जिसका स्टेटस ये त्यान देखता है तो वो फायर ब्रीथिंग लिजार्ड था जिसके पास फायर का टैलेंट था। और वो बीस्ट अपने मुंह से एक आग का गोला बनाकर फेंक देता है और सभी लोग उस आग से बचकर पीछे हो जाते हैं। लेकिन तभी वो बीस्ट छलांग मारकर उनके सामने आ जाता है, लेकिन उनमें से वहाँ कोई नहीं डरता। और ये त्यान और लीडर को छोड़कर बाकी 3 बंदे सामने आकर कहते हैं वो इस मॉन्स्टर को खुद ही संभाल लेंगे और उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। और ये त्यान लीडर से पूछता है क्या वो तीनों अकेले कर लेंगे? और लीडर उसे बताता है चिंता मत करो, वो बस एक लो टायर बीस्ट है। और फिर कुछ टाइम बाद फाइनली वो तीनों
उस बीस्ट को मार ही देते हैं और वो बो वाली लड़की जो कि दूसरे बंदे की चलने में मदद कर रही थी लीडर को बताती है सारा मेन काम तो इन दोनों ने ही किया है और मैंने कुछ खास नहीं किया। पर वो बंदा इस बात को टालता कहता है लेकिन अगर तुम उस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते तो हम उसे आसानी से मार नहीं पाते। और तीसरा बंदा तो साइड में बैठकर शो ऑफ करता कह रहा था ये बेस तो काफी कमजोर था, इसे लड़ना तो बहुत ही आसान था। लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे से एक और आग का गोला आ रहा होता है। पर ये स्पीड टैलेंट का यूज कर उस बंदे की लात पकड़कर उसे उस आग के गोले से बचने से बचा लेता है। और इस आग के गोले को देखकर वो सब ये तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर और इस ब्रीड के मॉन्स्टर्स थे। लेकिन जब ये त्यान और बाकी अपने सामने देखते हैं वहाँ पर 1 2 3 नहीं न जाने कितने कर बीस्ट थे। और फिर तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गेल वुल्फ टीम का लीडर चिल्लाता हुआ वॉकी टॉकी से मदद मांग रहा कह रहा होता है बी एरिया की टीम भी हमें सी एरिया में खतरा मिला है, हमें मदद चाहिए। पर इस बात का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस वॉकी टॉकी में से कोई रिप्लाई आ ही नहीं रहा था। और तभी वो मॉन्स्टर्स का झुंड गेल वुल्फ टीम के करीब आने लगता है और लीडर गुस्सा होकर सभी को बताता है कि बाकी ग्रुप्स ने उनकी मदद की पुकार को इग्नोर किया है। और लीडर के पास ही खड़ा दूसरा बंदा उसे बताता है कि लीडर, आप लिन फैमिली के बारे में ज्यादा ही सोचते थे, पर उन्हें परवाह नहीं है हम मरे या जिए। और ऑफ कोर्स इस बात पे उनका लीडर भी बहुत गुस्सा था और वो गुस्से से कहता है मुझे लगा था कि मैंने इस बार तो सही इंसान को चूज किया है और सभी को लूट लेने के लिए लाया हूँ, पर किसे लगा था कि लिन फैमिली भी ऐसी निकलेगी। और वो उस टेलीफोन को तोड़ता कहता है लगता है कि लिन फैमिली पहले से ही ऐसी थी। और फिर अपने हथियार को बाहर निकालता वो उन बीच की तरफ जाता बाकियों को वहाँ से जाने को कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ, मैंने रोक के रखूंगा। पर उसकी टीम का बंदा उसे आवाज लगाता कहता है लीडर, अगर आप ऐसे शब्द कहेंगे तो आप हमें भाइयों की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। अगर आप जाना चाहते हैं तो हम साथ में जाएंगे। पर उनका लीडर उन्हें चुपचाप ऑर्डर्स मारने को कहता है। लेकिन वो बंदा और लड़की इस बात से नहीं मान रहे होते हैं। पर जिसकी येतिया ने अभी जान बचाई थी वो वहाँ से फटाफट भागने लगता है ये कहते हुए कि बेवकूफ अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ पर खेलो, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। और दूसरा बंदा इस बात से गुस्सा होता है कि आखिर लोग कितने कर मतलब ही हो सकते हैं। और फिर लीडर येतियान को भी कहता है वहाँ से भागने के लिए। ब्रदर, ये तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, अगर तुम यहाँ पर मर गए तो ये बहुत ही फालतू होगा। प्लीज इन दोनों को भी साथ लेकर अपने साथ चले जाओ। और बाकी 2 मेंबर्स येतियान को अकेले भागने को कहते हैं क्योंकि वो तो जो मर्जी हो जाए अपने लीडर का साथ देने वाले थे। और तभी येतियान मुस्कुराता अपनी पावर्स को आजाद करता उन बीच की तरफ जाता हुआ अपने बैग को जमीन पर रखकर कहता है बेशक मैं भागूंगा लेकिन आगे की तरफ। और उस ओरा का महसूस करता लीडर चिल्लाता सभी को कहता है ये ओरा तो एक इलाइट मार्शल आर्टिस्ट का है, इसने अपनी पावर्स को छुपा कर रखा था। और सभी लोग इस बात को सुनकर और भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन येतियान उस फायर अटैक के आगे बढ़ता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है मैं अपनी पावर्स को दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर मैंने अब ये नहीं किया तो गेल टीम मारी जाएगी। और तभी वो उस फायर अटैक को एकदम बीच में से काट देता है और स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर हवा में उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता वहाँ से गायब होकर उस बीस्ट को बिल्कुल ही आधा आधा काट डालता है। और लड़ते वक्त भी वो इनके हालों में डूबा था कि गेल वुल्फ टीम के लीडर को अगर अकेला भागना होता तो वो भाग जाता, पर उसने डिसाइड किया वो यहीं रुक कर अपनी टीममेट्स को जाने देगा। और अगर ये सब देखने के बावजूद भी अगर मैंने अपनी पावर्स को छुपा कर रखा तो मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। और तभी वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स येतियान पर साथ में हमला करने लगते हैं और 2 बड़े से फायरबॉल येतियान की तरफ जा रहे होते हैं। और येतियान स्पीड टैलेंट का यूज कर पास में ही एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास जाता है और अपने एक ही अटैक से उस बिल्डिंग को पूरा काट डालता है। और वो बड़ी सी बिल्डिंग सीधा जाकर उन फायरबॉल्स के ऊपर गिरती है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस लड़ाई को देख रहे बाकी मेंबर्स येतियान की पावर से बहुत इम्प्रेस थे। और वो लड़की एक्साइटेड होते हुए कहती है वाह, तो ये है इलाइट मार्शल आर्टिस्ट की पावर, ये तो सच में कमाल की है। और दूसरी तरफ येतियान लड़ता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पक्का पता है गेल वुल्फ टीम का लीडर बुरा नहीं है और वो मेरी पावर्स को देखने के बाद मुझे फ्यूचर में मुश्किलें भी नहीं देगा। और फिर येतियान अपने टैलेंट्स का कॉम्बो मूव यूज करता हवा में उन दोनों मॉन्स्टर्स के पास आकर अपने नाइफ टैलेंट और शैडो टैलेंट को मिक्स कर वो उन मॉन्स्टर्स पर एक बहुत ही खतरनाक सा हमला करता है जिसका नाम था शैडो स्लैश। और उस हमले से न जाने कितने कर कट एक ही बार में उन मॉन्स्टर्स को लगते हैं और उस हमले के बाद ही वो मॉन्स्टर्स घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। और येतियान की पावर को देखता वहाँ का लीडर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था और उसके मानने से येतियान ऑलरेडी लीनाई बेस की पीक पावर पर पहुँच चुका है। और एक तरफ ये मामला तो सॉल्व हो जाता है लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं उस आदमी को जो कि टेल वुल्फ को धोखा देकर भाग गया था और अब उसी को मॉन्स्टर्स ने घेर रखा था। और तभी वो मॉन्स्टर्स उसे खाने के लिए टूट पड़ते हैं। और जब बाकी गेल वुल्फ टीम की नजर में ये आता है वो भी उसकी मदद नहीं करते
क्योंकि यही उसकी उन्हें धोखा देने की सजा थी। और तभी ये ध्यान अपने बैग को वापस डालता बाकी मेंबर्स को कहता है, मैं यहाँ से आगे जाने वाला हूँ, तुम लोग क्या करोगे और क्या तुम मेरे साथ चलोगे या फिर यहीं पर रुकोगे। और बेशक ये ध्यान का कॉन्फिडेंस लेवल देखकर बाकी लोग भी ना नहीं करते और ये ध्यान के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। और लीडर उन्हें कहता है, गेल वुल्फ टीम साथ में आएगी और साथ में जाएगी। और ये ध्यान भी इस बात को सुनकर खुश हो जाता है। और फिर थोड़ी देर का हंट और करने के बाद एक बिल्डिंग पे खड़ा ये ध्यान अपने आसपास के मॉन्स्टर्स को देख रहा होता है। और तभी लीडर ये ध्यान को नीचे से आवाज लगाता हुआ कहता है, ब्रदर ये ध्यान हमें यहाँ पर लाने के लिए बहुत ही शुक्रिया। और ये ध्यान उसकी तरफ देखता वापस बिल्डिंग से नीचे आता है और लीडर को बताता है, तुम लोग थोड़ी देर यहीं पर रुको, मैं किसी चीज को टेस्ट करने जा रहा हूँ। मतलब कि ये ध्यान और भी ज्यादा अंदर जाना चाहता था। और फिर वो सभी को बताता है, तुम सभी लोग पहले वापस जा सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला ही जाऊंगा। और फिर लीडर ये ध्यान को कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कम्पैक्टिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, पर फिर भी। लेकिन ये ध्यान लीडर को टोकता हुआ उसे चिंता ना करने को कहता है और फिर अकेला वहाँ पर जाने लगता है। और बाकी टीम के मेंबर्स लीडर से पूछते हैं कि क्या उन्हें भी ये ध्यान का पीछा करना चाहिए, पर उनका लीडर बाकियों को बताता है, अगर हम उसके साथ गए तो हम उस पर बोझ बनेंगे। उसकी कम्पैक्टिबिलिटी से उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। और ये ध्यान तो हमेशा की तरह लड़ने के लिए तैयार लग रहा था। और फिर वहाँ से जाते हुए वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इन तगड़ी फैमिलियों से निपटने से पहले और भी कई फालतू के पंखों में पड़ने से पहले मुझे टेस्ट करना होगा अपना रिकवरी टैलेंट कि आखिर कितना कर शक्तिशाली है ये। और ये ध्यान अपने सामने देखता है जली हुई बिल्डिंग्स को जहाँ पर से काफी बदबू आ रही थी। और अपने नाक को ढकता ये ध्यान कहता है, इतनी बदबू क्यों आ रही है, क्या मैं इनकी नस तक पहुँच गया। और तभी जहाँ पर ये ध्यान खड़ा होता है वो जगह पूरी तरह से कांपने लगती है और उस पूरी जमीन के टूटने से पहले ये ध्यान हवा में कूद जाता है। पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि एक बड़ा सा हाथ सीधा ये ध्यान पर मुक्का मारता है और ये ध्यान हवा में उड़ता हुआ पीछे को गिरने लगता है। पर ना हार मानता हुआ ये ध्यान अपनी तलवार को लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और वो बड़ा सा हाथ फिर से ये ध्यान को पकड़ने की कोशिश करता है। पर ये ध्यान पीछे को होकर उसके हमले को डोज कर लेता है और हवा में घूमता हुआ साइड में आ जाता है। लेकिन वो बेस्ट हवा में छलांग मारता सीधा आकर ये ध्यान के पास लैंड होता है और वो काफी खतरनाक सा लग रहा था। और ये ध्यान खुश होता हुआ उसे कहता है, वाह इतना बड़ा बंदा मिल गया मेरी स्किल टेस्ट करने को, अच्छी बात है, तुम मुझे मेरा रिकवरी टैलेंट टेस्ट करने में मदद करोगे। और तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और एक बड़ा सा आग का गोला बनाकर सीधा ये ध्यान पर फेंक देता है और ये ध्यान उसे पूरा जलकर एकदम राख होने वाला होता है। और दूसरी तरफ उसकी टीम अपनी ओर से भी उस मॉन्स्टर का किया गया धमाका देख पा रहे थे और ये ध्यान की चिंता में बैठे थे। लेकिन ये ध्यान को इतना बड़ा आग का धमाका सहने के बाद भी कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पास तो रिकवरी टैलेंट था। और वो आधा नंगा खुश होता हुआ चिल्लाता कहता है, ओ तो ये है लिज़ार्ड किंग की शक्ति, तो फिर मेरे पास एक सजेशन है, हम एक दूसरे के साथ खेलेंगे। और वो मॉन्स्टर एक और आग का धमाका ये ध्यान की तरफ मारता है पर ये ध्यान उसे डोज ना करता हुआ उसे सहने के बाद फिर से ठीक हो जाता है और वापस अपनी जगह से उठता उस मॉन्स्टर को कहता है, तो देखते हैं तुम पहले मुझे जला पाओगे और या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर अपने सारे टैलेंट्स को साथ में एक्टिवेट कर वो तेजी से हवा में उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है और एक तरफ ये ध्यान अपनी तलवार से उसे काट रहा होता है तो दूसरी तरफ से वो मॉन्स्टर ये ध्यान पर बड़े बड़े आग के गोले फेंक रहा होता है। और इस लड़ाई में हो रही चीजों से अनजान बाकी टीम दूर से इन धमाकों को देखकर ये ध्यान की चिंता कर रहे होते हैं। और तभी उस धमाके का इम्पैक्ट उनकी तरफ भी पहुंच जाता है और उन सबको अंदाजा लग जाता है कि इतनी खतरनाक लड़ाई में उनका कोई भी काम नहीं है। और फिर काफी टाइम बाद हम देखते हैं ये ध्यान को जो कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर बैठा आराम की सांस लेता कहता है, माफ करना पर लगता है कि मैं जीता। और फिर तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये ध्यान को जो कि अपने मन में लीडर की बातों को याद कर रहा होता है कि उसने ये ध्यान को बताया था कि आर्ट्स की नेस्ट के बीच में गॉड पावर आर्ट्स हर जगह है। मतलब कि अगर एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट भी वहाँ पर अकेला चले जाएगा तो उसका भी वहाँ से वापस आना नामुमकिन के बराबर होगा। और फिर ये ध्यान स्पीड टैलेंट के साथ एक जगह पर पहुँच जाता है और लीडर की बातों को याद करता कहता है, मुझे जो भी करना होगा सावधानी से करना पड़ेगा। और फिर वो उस बिल्डिंग से नीचे अपने सामने बहुत से लोगों को इकट्ठा हुआ देखता है और कहता है, तो मेन टीम यहाँ पर इकट्ठी हुई खड़ी है। और उसकी नजर पड़ती है एक तरफ इकट्ठी हुई मो फैमिली पर और एक तरफ इकट्ठी हुई लिन फैमिली पर। और फिर उन दोनों फैमिली को छोड़कर वहाँ पर एक और ओल्ड मैन भी मौजूद था जिसे देखकर ये ध्यान कहता है कि आखिर ये ओल्ड मैन किस फैमिली से है। और वो ओल्ड मैन असल में एल्डर क्विंग था जो कि स्टील फैंक बेस से था और साथ ही साथ एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट भी। और तभी एल्डर क्विंग नोटिस कर लेता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है और वो अपना सिर घुमाकर जोर से कहता है, ओके मेरे ऊपर कौन नजर रख रहा है। और ये ध्यान को एक बात समझ आ जाती है कि ये ओल्ड मैन जो भी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और फिर एल्डर क्विंग ये ध्यान को पकड़ कर लाने का ऑर्डर देता है और उसके गार्ड्स भी उसकी बात मानते भागे भागे ये ध्यान को पकड़ने चले जाते हैं। और ये ध्यान अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसे डरने की क्या बात है, मैं वैसे भी इनकी टीम ज्वाइन नहीं करने वाला था।
और फिर उसके गार्ड्स उसे पकड़कर एल्डर क्वेंग के पास ले आते हैं और एल्डर क्वेंग ये त्यान को देखकर समझ जाता है कि ये त्यान भी एक इलाइट मार्शल आर्टिस्ट है और फिर अपनी दाढ़ी को सहलाता वो ये त्यान से पूछता है कि बच्चे तुम कौन हो और तुम हम पर नजर क्यों रख रहे थे? और फिर ये त्यान उसे बताता है कि मैं लेना बेस एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैंने सुना था कि यहाँ पर कोई बड़ा मिशन चल रहा है, तो बस मैं यहाँ पर मदद करने आ गया। और ये सुनकर एल्डर क्वेंग अपने गार्ड्स को ये त्यान को छोड़ने को कहता है और फिर से अपनी दाढ़ी को सहलाता ये त्यान से पूछता है कि तो कौन सी मार्शल आर्टिस्ट फैमिली से हो तुम, और तुम पूरी फैमिली के साथ क्यों नहीं आए? और सभी फैमिली के लोग ये त्यान की शक्ल को देखकर कहने लगते हैं कि नहीं, ये हमारी फैमिली से नहीं है। नहीं, ये हमारी फैमिली से भी नहीं है। हमारी भी नहीं। और फिर एल्डर क्वेंग ये त्यान से कहता है तुम इतनी जवान उम्र में एक लाइट मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई जानता क्यों नहीं है? और ये त्यान इस बात का रिप्लाई सोच ही रहा होता है कि उनके पास से हंसता हुआ लेनाई फैमिली का हेड आता है और एल्डर क्वेंग को कहता है सभी मजाक कर रहे होंगे, आखिर कोई भी इसके बारे में क्यों नहीं जानता? और ये त्यान के कंधे पर हाथ रखकर प्राउड होता हुआ कहता है ये बंदा मेरी लिन फैमिली से है। और ये त्यान अपने मन में सोच रहा होता है सुनने के बाद कि मैं एक लाइट मार्शल आर्टिस्ट हूँ, इसने मुझे न जाने भी फटाफट अपनी फैमिली में कर दिया। जैसा सोचा था लिन फैमिली का हेड टैलेंटेड लोगों को मो फैमिली से भी जल्दी अपनी टीम में डालता है। और फिर लिन फैमिली का हेड ये त्यान को कहता है इधर क्या खड़े हो, जाओ अपनी टीम के पास जाओ। और ये त्यान भी उसकी बात को मानकर लिन फैमिली के ग्रुप की तरफ चला जाता है और खुश होता हुआ लिन फैमिली का हेड हंसता हुआ कहता है कि फ्री का मार्शल आर्टिस्ट मिल गया। और दूर पहाड़ से युएलिंग और वो ब्लॉन्ड लड़की ये त्यान और सभी को देख रहे होते हैं और युएलिंग कहती है कि ओह, तो ये छोटी सी लिन फैमिली भी ये त्यान को अपनी तरफ करना चाहते हैं। और इस बात का रिप्लाई देती ब्लॉन्ड कहती है जी हाँ, जैसा मैंने आपको बताया था ना मिस, वैसा ही। और फिर युएलिंग कहती है कि ये त्यान की जगह हमारे मार्शल पाविलियन में ही है। और फिर कुछ टाइम बाद हम उन सभी को आंट की नेस्ट की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं और वो जगह एक बहुत ही बंजर सी जगह थी जहाँ पर से कई फैमिलीज इकट्ठी होकर आंट नेस्ट की तरफ बढ़ रही होती हैं। और उनके बीच में ये त्यान अपने मन में सोच रहा होता है कि अब क्योंकि सभी को पता चल चुका है कि मैं एक लाइट मार्शल आर्टिस्ट हूँ, अब सभी से छुपकर शक्तिशाली होना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरी अब की पावर्स के साथ मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। और फिर एक जगह पर आकर एल्डर क्वेंग सभी को रुकने को कहता है और तभी वहाँ पर एक टैलेंट के सहारे एक आदमी एल्डर क्वेंग के सामने आता है और उन्हें बताता है कि अरे तैयार हो चुकी है और बाकी सब चीजें भी तैयार है। और एल्डर क्वेंग फिर से अपनी दाढ़ी को सहलाता कहता है कि लगता है कि वो सैंड माउंटेन के सामने है। और फिर वहाँ से आगे बढ़कर वो गॉड पावर एंट की नेस्ट के पास पहुँच जाते हैं जो कि देखने में बहुत बड़ी सी नेस्ट थी। और ये त्यान भी फाइनली उस नेस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि आखिरकार यही तो उसकी मंजिल थी। और तभी एल्डर क्वेंग अकेला वहाँ से आगे बढ़ता है और सभी को पीछे होने को कहता है और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अब एल्डर क्वेंग करने क्या वाला है। और तभी वो अपने हाथों को जोड़ता है और एक बिजली सी उसके हाथों से निकलती है और तभी उस गॉड पावर आंट की नेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मैजिक सर्कल बन जाता है। और जब वो अपना हाथ नीचे करता है तो जमीन पर भी एक मैजिक सर्कल बन जाता है। और तभी उस गॉड पावर आंट की नेस्ट के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा हमला होता है। उस मैजिक सर्कल के बीच में से बहुत से धमाके करते टॉमस्टोन निकल रहे थे और बाकी सभी लोग उस धमाके से आ रहे इम्पैक्ट को सहने के लिए अपने आप को कस लेते हैं। और लिन फैमिली का हेड चिल्लाता कहता है वो एक अरे मास्टर है, स्टील फैंग बेस की कॉम्पैक्टिबिलिटी सच में एकदम हैरान करने वाली है। और ये त्यान भी उस इम्पैक्ट को सहता कहता है कि इतनी शक्तिशाली अरे, मुझे इसे अगली बार पक्का सीखना चाहिए। और दूर खड़ी युएलिंग भी ये सब देखकर कह रही होती है कि स्टील फैंग बेस के पक्का कोई अपने प्लान होंगे। एक फ्लेम बस के शौक से पूरा लेनाई बेस हिल चुका है। और तभी उस धमाके के बाद पूरी की पूरी आर्ट नेस्ट टूटकर गिरने लगती है और जमीन पर भी बहुत बड़े शेक हो चुके थे। और सभी लोग ये देखकर सोचते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर्स भी इस अटैक की वजह से मर चुके हैं, लेकिन हैरान वो इस बात से थे कि कोई भी गॉड पावर आंट्स की लाश तक भी वहाँ पर नहीं दिख रही थी। और ये त्यान भी परेशान हुआ सोच रहा होता है यहाँ पर एक भी नहीं है, क्या सच में वो सारे के सारे मारे गए? अगर वो सारे के सारे मारे जा चुके होंगे तो मैं उनके टैलेंट को कॉपी नहीं कर पाऊंगा। और ऊपर खड़ी युएलिंग ये सब देख कह रही होती है इतनी अच्छी अरे को एक बूटे ने बर्बाद कर दिया, सच में ये शर्म वाली बात है। और नीचे सभी सोल्जर्स उन ब्लैक होल्स के पास जाते कह रहे होते हैं आखिर ये ब्लैक होल यहाँ पर क्यों है? लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है कि वो ब्लैक होल्स खाली नहीं है और हम देख पाते हैं वहाँ से चमक रही आंखों को। और फिर
तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उन गड्ढों से काफी सारी आंट्स बाहर निकलती हैं और उन सोल्जर्स पर हमला करना शुरू कर देती हैं और सभी सोल्जर्स इकट्ठे होकर वहाँ से बाहर आ रही आंट्स को अपने सामने देख रहे होते हैं। बाकी सारे लोग तो इस चीज से डरे हुए और हैरान थे, लेकिन अकेला ये त्यान ही उन आंट्स को जिंदा देख बहुत ही खुश था। लेकिन प्रॉब्लम ये थे कि वहाँ पर कोई एक या दो आंट्स नहीं थी, बल्कि बहुत ही ज्यादा थी। और तभी एल्डर क्विंग अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है उन आंट पर हमला करने का और उसकी फैमिली के सारे बंदे उन आंट्स पर हमला करने लगते हैं। और दूसरी तरफ लिन फैमिली का हेड भी चिल्लाता हुआ सभी को कहता है, सभी लिन बेस के मार्शल आर्टिस्ट मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और उसकी फैमिली के बंदे भी उन आंट्स पर हमला करने लगते हैं और उनके बीच में ये त्यान भी था। फिर ये त्यान अपनी तलवार को बाहर निकालता है, अपने सामने आ रही एक आंट को बाकी गार्ड्स के साथ काट डालता है और बाकी दो गार्ड्स तो एक आंट को मारकर आगे खुशी खुशी बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये त्यान चुपके से उस लाश के पास जाता है और उस आंट की बॉडी पे हाथ लगाकर उसकी एबिलिटी को कॉपी कर लेता है। और उस खतरनाक सी एबिलिटी को कॉपी करने के बाद उसके शरीर से एक खतरनाक सा ऑरा निकलता है और ये त्यान महसूस कर पा रहा होता है उस कॉपी एबिलिटी को। और तभी ये त्यान को स्टेटस विंडो पे ऑप्शन आता है उस एबिलिटी के साथ मर्ज होने का। पर ये त्यान काफी सारा आंट से घिरा हुआ था, इसीलिए वो अपनी एबिलिटी के साथ यहाँ पर तो मर्ज बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। और एक तरफ से आंट्स उसे मारने के लिए उसके पास आ रही थी और फिर ये त्यान अपने हथियार को जकड़ता लड़ने के लिए तैयार होता कहता है, मैं यहाँ पर तो मर्ज नहीं हो सकता, मुझे पहले कोई सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। और फिर स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता वहाँ से काफी स्पीड से जाने लगता है। और तभी अचानक ही ये त्यान के सामने वो दोनों बड़ी सी आंट्स आ जाती हैं और फिर ये त्यान उन दोनों से निपटने के लिए अपने शैडो टैलेंट को एक्टिवेट करता है और उसे नाइफ टैलेंट के साथ फ्यूज कर उन दोनों आंट्स पर तेजी से शैडो स्लैश का अटैक करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एक अननोन आंट के बाहर आते ही उन सभी के शरीर वहीं जम जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर फैल चुका था। और एल्डर क्विंग इस प्रेशर को महसूस करता समझ जाता है कि ये एक एडवांस रैंक का फिरोशियस बीस्ट है। और तभी वो खतरनाक सा बीस्ट बाहर आता है और वो उन सभी लोगों से काफी ही बड़ा लग रहा था और उसके आसपास से पर्पल सा खतरनाक सा ऑरा निकल रहा था। और उसके बाहर आते ही वो सभी देखते हैं कि एक एडवांस रैंक की गॉड पावर आंट है जिसे इन सब में से कोई भी नहीं हरा सकता था। और फिर एल्डर क्विंग वहाँ से भागता हुआ सभी को वहाँ से वापस जाने को कहता है और मो फैमिली भी वहाँ से फटाफट भागने लगती है। और ये देखकर लिन फैमिली का हेड भी अपने सोल्जर्स को कहता है, चलो यहाँ से भाग निकले। और वो सभी भी इस बात से राजी थे। और फिर हम देख पाते हैं कि सभी के सभी सोल्जर्स उस आंट से बचकर भागने को लगते हैं। और यूलिंग उन सभी को देखती कहती है, बेवकूफ काटा। और फिर ब्लोंडी को ये कहती वहाँ से जाने लगती है, अब चलो हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। और वो दूसरी लड़की ये त्यान के बारे में थोड़ी सी चिंता में थी, पर यूलिंग उसे बताती है, चिंता मत करो, वो आसानी से भाग जाएगा। और हम देख पाते हैं कि यूलिंग ये त्यान पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती थी। और दूसरी तरफ सभी भागे हुए लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अगर उन सभी के पास ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट की टीम है तो फिर वो आखिर इन सभी बीच से डरकर क्यों भाग रहे हैं। पर फिर उन सभी को पता चलता है कि गॉड पावर आंट के पास एडवांस स्ट्रेंथ टैलेंट होता है जिससे वो एक ग्रैंड मास्टर तक से लड़ सकते हैं। तो आखिर एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट उस आंट के आगे क्या कर सकते थे। और पीछे से ये त्यान भागता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है, ये बड़ी फैमिलीज के लोग सच में यकीन करने के लायक नहीं है। और दूसरी तरफ वो आंट काफी सारे सोल्जर्स को पकड़ पकड़ कर मार रही थी और साथ ही साथ उन्हें खाकर अपना पेट भी भर रही थी। और फिर उसके एक ही अटैक से न जाने कितने कर दूर के सोल्जर्स वहीं एक जगह जम जाते हैं, क्योंकि उस आंट का तो ऑरा इतना खतरनाक था कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती अपनी जगह से हिल पाने की। और वो सभी लोग उसके प्रेशर से जमीन पर गिरने लगते हैं और धीरे धीरे कर उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी काफी तेज भागता हुआ ये त्यान उन सभी सोल्जर्स को वहीं पर छोड़कर जाने लगता है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इतने प्रेशर के बावजूद भी ये त्यान इस ऑरा के अंदर कैसे चल पा रहा है। और ये त्यान तेजी से भागता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है कि काली हवा पक्का एयर प्रेशर होगी, मुझे फटाफट यहाँ से भागना होगा। और फिर तेजी से वहाँ से जाने लगता है और फाइनली उस ऑरा से बाहर निकल जाता है। और फिर वापस उस जगह की तरफ देखता हुआ कहता है, गोल्ड कलर की आंट टीम के ऊपर फोकस करेगी, अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। और फिर फाइनली वहाँ से भागकर वो वही टूटी हुई बिल्डिंगों वाली जगह आ जाता है और रास्ते में उसे वही बीस्ट मिलता है जिसके साथ ये त्यान की बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी। लेकिन वो देखता है कि गेलवुल्फ की टीम ने पहले ही उस बीस्ट का सारा सामान उतार लिया था। और वो कहता है, गेलवुल्फ की टीम सच में प्रोफेशनल है, उन्होंने इसका सारा सामान उतार के सिर्फ हड्डियां ही छोड़ी है। और फिर ये त्यान एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर वहाँ का काफी अच्छा
नजारा देखता खुश होता है और फिर वहीं पर बैठ जाता है और एक्टिव करता है अपनी स्टेटस विंडो को। और फिर उसके सामने ऑप्शन आ जाता है कि क्या वो एडवांस स्ट्रेंथ टैलेंट को कॉपी करना चाहेगा या नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स ये ध्यान यस कर उस एबिलिटी के साथ फ्यूज होना शुरू हो जाता है और उस दर्द के मजे लेता अपने मन में सोच रहा होता है, बड़ी फैमिलीज के लोगों के आगे सिर्फ ताकत वाले लोग ही टिक सकते हैं। और फिर रात के वक्त उस टैलेंट के फ्यूज होने के बाद वो तैयार हो जाता है घर जाने को। और फिर अगले दिन हम उसे घर पर देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, अभी मैं एक लाइट मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मतलब कि मेरे लिए एक नोविस ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट को मानना आसान होगा। और तभी गुस्से में उसकी बहन येयू उसके पास आती उस पर चिल्लाती कहती है, तुम इतने टाइम बाद वापस आए हो लेकिन फिर भी चुपचाप यहाँ पर बैठ के हिल भी नहीं रहे और अब तो तुमने मेरे से बात करना भी बंद कर दिया है और एक एक्सपर्ट की तरह एक्टिंग कर रहे हो। लेकिन ये ध्यान फिर भी उसे इग्नोर करता है और येयू गुस्सा होती हुई वहाँ से चली जाती है और ठान ले लेती है कि वो इस बात का ये ध्यान से बदला लेगी। और फिर वो गुस्से में ये ध्यान के खाने में हर एक तरह का नमक और मिर्ची बढ़ाने लगती है और हंसती हुई कहती है, अब स्वाद लो मेरी पावर का। और फिर खाने के बाद वो ये ध्यान को खाना खाने के लिए बहुत ही प्यार से बुलाती है और ये ध्यान आज खाने में इतनी सारी डिशेस देखकर हैरान हो जाता है। पर येयू उसे बताती है, भैया मैंने सोचा कि आपने इतनी मेहनत की है इसलिए ये सभी मैंने आपके लिए बनाई है। और ये ध्यान भी खाना खाने को तैयार होता कहता है, अब तो मैं इन सभी को फिनिश कर डालूंगा। पर तभी ये ध्यान की अच्छी किस्मत कि उनके घर की डोरबेल बज जाती है और ये ध्यान खाने को छोड़कर दरवाजा खोलने चले जाता है। और जब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि गेलफुल्फ का लीडर था, जिसे देखकर ये ध्यान बहुत ही खुश था और वो ये ध्यान के साथ उनकी आइटम्स बांटने आया था। और ये ध्यान उन आइटम्स को लेने से मना करता है पर लीडर चुपचाप उस बैग को ये ध्यान के हाथ में पकड़ा देता है और ये ध्यान को कहता है, सभी का हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। और ये ध्यान वहाँ से जाता हुआ लीडर को खाना खाने को इनवाइट करता है और लीडर भी उस खाने को खाने से मान जाता है। और उसे खाने के बाद वो कहता है कि वाह इतना टेस्टी खाना। और फिर ये थोड़ी घबराती हुई लीडर से पूछती है कि आपको नहीं लगता कि इस खाने में बहुत ही नमक है? पर लीडर इस बात को मना करता कहता है, नहीं इसमें तो नमक बहुत ही कम है। और बेचारे येयू का प्लान यहाँ भी फेल हो जाता है। और फिर खाना खुना खाने के बाद ये ध्यान और लीडर साथ में बैठे बातें कर रहे होते हैं। और फिर लीडर ये ध्यान से पूछता है, ब्रदर ये दरअसल मैंने सुना है कि स्टील फैंग बेस और लिनाई बेस का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि उनके 50 से ज्यादा इलाइट मार्शल आर्टिस्ट मारे जा चुके हैं और साथ ही साथ 3 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट भी। इसलिए अब उस गॉड पावर आर्ट से लड़ने के लिए स्टील फैंग बेस ने वहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर को भेजा और आखिरकार उस आर्ट्स की नेस्ट को खत्म कर ही दिया। और फिर बातें वगैरह करने के बाद ये ध्यान लीडर को छोड़ने के लिए घर के बाहर तक आता है। और तभी लीडर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि वहाँ पर मो फैमिली से एक मेहमान आता है जो कि ये ध्यान की तलाश में आया था। और फिर वो झुका हुआ ये ध्यान को बताता है कि मो फैमिली ने ये ध्यान को खाने के लिए इनवाइट किया है। पर ये ध्यान उसे इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है, जिससे गुस्सा होकर वो मो फैमिली का बंदा अपना ओरा बाहर निकालते हुए ये ध्यान को कहता है, हमारी मो फैमिली का इंट्रोडक्शन कोई भी मना नहीं कर सकता। और लीडर उसके पास आकर उस बंदे को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन उसे इतनी चुल मच रही थी कि वो ये ध्यान से पंगा ले ही लेता है और उसे धमकाने लगता है। पर ये ध्यान उसके हाथ को हटाता हुआ उसे दबा कर वही जमीन में गाड़ देता है और फिर वो बंदा डरता हुआ भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। और ये ध्यान अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे पास एडवांस लेवल की ताकत है और मैंने अपने इस अटैक में ज्यादा ताकत लगाई भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके हाथ टूट गए। और फिर हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि मो फैमिली का दिया हुआ इनविटेशन का कागज फाड़ रहा होता है ताकि वो इससे ये ध्यान को फंसा पाए। और फिर अगले सीन में हम मो फैमिली को देखते हैं जहाँ पर ओल्ड मैन और उसका बेटा था। और तभी वहाँ पर वही बंदा भागता हुआ आकर मो फैमिली के सामने झुकता हुआ उन्हें बताता है कि वो ये ध्यान को बुलाने तो गया था लेकिन उसने मो फैमिली की बेइज्जती कर उनका इनविटेशन कागज भी फाड़ दिया और उसे मारकर वहाँ से भगा दिया। और इस बात को सुनकर मो फैमिली का करंट हेड मो कैंग शेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके ओरा से सभी उसके आसपास की चीजें उड़कर गिरने लगती हैं। लेकिन फिर वो शांत होकर अपने बीमार फादर के पास जाने लगता है। और फिर कैंग शियांग उस बंदे को वहाँ से जाने को कहता है ताकि वो अपने फादर से आराम से बात कर पाए। और फिर उसका फादर उसे बताता है, मेरा ज्यादा टाइम इस मो फैमिली में नहीं रहा और फिर मेरे जाने के बाद मो फैमिली में कोई भी ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट नहीं बचेगा, जिससे मो फैमिली को बहुत ही मुश्किलें आएंगी। और फिर वो अपने बेटे को बताता है, हमें लेन फैमिली से पहले ये ध्यान को अपनी तरफ करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसे पा नहीं सकते तो हम उसे पकड़ लेंगे। पर उसका बेटा उसे पूछता है, फादर ये ध्यान के नाम में ये है, अगर हमने उसे पकड़ भी लिया आखिर वो हमारे किस काम का आएगा। और फिर उसका फादर एक मेडिसिन को बाहर निकालता है और उसे बताता है कि इस मेडिसिन से कोई भी अपना दिमाग खो देता है। और वो इस मेडिसिन को अपने बेटे को देता उसे बताता है, उसे ब्रेन वॉश कर दो और उसे एक नकली आइडेंटिटी बताओ और उसे कहना कि वो मेरा बेटा था और फिर उसका नाम ये से मो में चेंज कर देना, लेकिन चिंता मत करो फैमिली के हेड तुम ही बनोगे और उसे बताना कि वो मेरा नाजायज बेटा था। और फिर इस काम को वो अपने बेटे को जल्द से जल्द करने को कहता है और उसका बेटा भी झुककर अपने पिता का ऑर्डर मान लेता है और भेज देता है अपने 10 सिपाहियों को ये ध्यान को पकड़ने